लाख टके की बात में अब बात करते हैं महंगाई की, इसके गुणागणित की। लगातार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, रसोई में काम आने वाला इस्तेमाल तेल और इसके साथ साथ बाकी जरूरी चीजों के दाम बढ़ रहे हैं। हर आदमी सवाल पूछ रहा है कि महंगाई से राहत कब मिलेगी। सरकारी प्रवक्ताओं की भी अपनी दलीलें हैं, लेकिन इन सब के बीच हालात कहां पहुंचे हैं ये हम आपको दिखाते हैं। पैसा पूरा नहीं पड़ता है, कहाँ से घर खर्च चलाएं। हर चीज़ की महंगाई हो रही है। खाने का तेल 145 से 150 चल रहा है एक पैकेट का। हम लोग को तो 18 लोग हैं हम लोग घर में, एक पैकेट तेल एक दिन को होता है, 1.5 दिन। ये बढ़ती कीमत यानी हमारा जो जिंदगी, जो बढ़ती हुई जिंदगी है ना, वो समझिए कम होते जा रही है। ये मतलब समझिए कि हम लोग तो भाई मर गए, आधे तो मर चुके हैं, अब आधा मरना बाकी है। महंगाई की मार से जनता परेशान है। तेल की धार जनता की जेब जला रखी है। पेट्रोल, डीजल हो या फिर कुकिंग ऑयल, कीमतें नए रिकॉर्ड बना रखी है। एलपीजी की कीमतें रॉकेट बन गई है। बढ़ती महंगाई के इस दौर में घरेलू गैस सिलेंडरों के दाम बढ़ना कंगाली में आटा गीला होने की कहावत को सच साबित कर रहा है। 1 सितंबर को गैर सब्सिडी घरेलू सिलेंडर की कीमत 25 रुपए बढ़ा दी गई। इस बढ़ोतरी के बाद अब दिल्ली में 14.2 किलो वाले एलपीजी सिलेंडर का दाम बढ़कर 884 रुपए 50 पैसे हो गया है। वहीं सरसों के तेल और रिफाइंड ऑयल की कीमत में भी आग लगी है। पिछले साल सरसों का तेल 124 रुपए प्रति किलो था, जो अब 173 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचा है, यानी करीब 40% तक दाम बढ़े हैं। इसी तरह रिफाइंड ऑयल के दाम भी पिछले एक साल में 50% तक बढ़े हैं। पिछले साल 103 रुपए प्रति किलो से सीधे 154 रुपए प्रति किलो तक जा पहुंचे हैं। महंगाई की मार का सबसे ज्यादा असर किचन पर पड़ा है। किचन चलाना अब कितना कठिन हो रहा है आपके लिए, क्योंकि इतनी हम लोग को इतना कठिन हो रहा है। कभी कभी हम लोग मिस्टर से लड़ रहे होते हैं कि इतना पैसा पूरा नहीं पड़ता है, कहाँ से घर खर्च चलाएं। हर चीज़ की महंगाई हो रही है। अभी रसोई गैस के दाम बढ़ गए हैं, खाने के तेल 890 रुपये हो गए हैं, तो कोई आसान नहीं है। थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो कितना अंतर आपको नज़र आता है पहले के दाम में अब के दाम? बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। दिन पे दिन खर्चा बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, दुगने हो गए हैं पहले से अभी रेट। हम सोच रहे थे कि आगे जाके हमें कुछ तसल्ली मिलेगी, पर यहाँ पे तो और जब से कोरोना का चालू हुआ है तो महंगाई और बढ़ी ही है, कम नहीं हुई है। पेट्रोल की कीमत में लगी आग से जनता की जेब जली हुई है। दादा 107 रुपया 44 पैसा पेट्रोल हो गया, अब तक की रिकॉर्ड हाई कीमत है ये। मुंबई कर नाराज है इस बात से लेके क्यों 107 रुपये जैसी महंगी कीमत देनी पड़ रही है पेट्रोल के लिए? नाराज़गी तो है, क्योंकि इनकम सोर्स उतनी बढ़ नहीं रही है जितनी तेज़ी से बढ़नी चाहिए लोगों की। सिर्फ इसी चीज़ों से अगर कमा लेना है भारत ने तो फिर रह ही गया है, फिर सब चीज़ें तो रह ही गई है। लोग इसका बहुत सीधा सीधा आम आदमी पे पड़ रहा है, आपको ऐसा लगता है? राइट, आम आदमी के ऊपर तो इसका बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ रहा है, जो शायद झेलने लायक नहीं है। कुकिंग ऑयल से लेकर पेट्रोल तक की कीमतों में हुआ ये इजाफा महंगाई को हवा दे रहा है। व्यापार मंदा हो गया है। भोपाल में कैटरिंग का बिजनेस करने वाले धीरज गुप्ता का पूरा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। वजह है महंगाई। पिछले एक साल को ही यदि अपन पकड़ें तो पेट्रोल, कुकिंग ऑयल और गैस के सिलेंडर में बेतहासा बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल पेट्रोल इन्हीं दिनों में 90 के अंदर था, आज की डेट में 101 से ऊपर है, 110 से ऊपर है। गैस के सिलेंडर 600 रुपये से अंदर हुआ करती थी, आज 900 रुपये के आसपास हो गई है। कुकिंग ऑयल जो 100 रुपये के अंदर हुआ करता था, आज वो 145 और 150 रुपये पाउच हो गया है। तो एक छोटा मोटा कैटरिंग व्यवसाय वाला आज रेट बढ़ाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि रेट बढ़ाएगा तो कस्टमर कटेगा। आपको उसी मार्जिन, अपना मार्जिन कम करके काम करना है, और वो शोषित हो रहा है। कहीं ना कहीं उसको बिजनेस भी करना है और रेट भी नहीं बढ़ा सकता आज की डेट में, और क्वालिटी भी देना है। तो इन कारणों से सफ़र तो काफ़ी है। आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने जाते हैं तो उसमें होता है साहब ट्रांसपोर्ट बढ़ गया, डीजल बढ़ गया, तो कॉस्टिंग बढ़ गई। बढ़ती महंगाई का मुद्दा सियासी रंग भी पकड़ता जा रहा है। यूथ कांग्रेस की तरफ से महंगाई के खिलाफ देश भर में हल्ला बोला गया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एलपीजी और पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए अब बात करते हैं सियासत की। सियासत में बात पंजाब की, जहां पर सियासी घमासान लगातार जारी है। सत्ता और विपक्ष में नहीं, बल्कि कांग्रेस पार्टी के भीतर ही। और ये संकट सिर्फ पंजाब में नहीं, बल्कि उन ज्यादातर राज्यों में है जहां कांग्रेस सत्ता में है। ऑल इज वेल तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वी आर हेडिंग टुवर्ड्स दैट कि सब चीजें ठीक से सुधरे।
पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत का ये बयान सूबे में कांग्रेस नेताओं के बीच जारी किचकिच और गुटबाजी के हालात को बयां करने के लिए काफी है। पंजाब में गतिरोध दूर करने के लिए हरीश रावत चंडीगढ़ में कैंप कर रहे हैं और नाराज नेताओं को मनाने में पसीना बहा रहे हैं। जिन चीजों को हमारी पार्टी ने पब्लिकली कहा है, उन चीजों पर मैंने माननीय मुख्यमंत्री से कल बात की है, विस्तार से बातचीत की है और कुछ सॉल्यूशन आपको होता दिखेगा और पंजाब के हित में होता दिखेगा। थोड़े बहुत जो सवालात हैं उनको हल करने की कोशिश होगी। पंजाब के सियासी गलियारों में दावा किया जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष सिद्धू से आला कमान नाराज है। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पहुंचे सिद्धू को टॉप लीडरशिप ने मिलने का वक्त ही नहीं दिया। बताया जा रहा है कि सिद्धू हरीश रावत की शिकायत करने दिल्ली आए थे, लेकिन लौटे बेरंग। पंजाब कांग्रेस के अंदर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली पहुंचे थे, लेकिन आला कमान से उनकी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। नहीं राहुल गांधी से मुलाकात हो पाई, नहीं प्रियंका गांधी से। सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की कार्यशैली से आला कमान नाराज है। जिस तरह से हरीश रावत चंडीगढ़ गए हुए थे, वहाँ उन्होंने मुलाकात की थी और ऐसा बताया जा रहा है कि एक बैठक होने वाली थी जिसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों को बुलाया गया था। उसकी जगह पे नवजोत सिंह सिद्धू दिल्ली आए। ये माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो प्रभारी हैं वहाँ के हरीश रावत, उनकी कार्यशैली को लेकर शिकायत करने आ रहे थे, लेकिन जब वो दिल्ली पहुँचे तो उनको यहाँ मिलने नहीं दिया गया और ये संकेत उनको संदेश दिया गया है कि आप कोई भी मसले पर प्रभारी और वहाँ के मुख्यमंत्री से बात करें। कांग्रेस सिर्फ पंजाब में ही नहीं, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी अंदर खाने की राजनीति से परेशान है। राजस्थान में अशोक गहलोत के खिलाफ पायलट गुट आवाज बुलंद कर रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव का गुट आमने सामने है। ऐसे में सवाल आलाकमान के नेतृत्व पर भी उठ रहे हैं। कांग्रेस की 3 राज्यों में सरकार है, लेकिन सरकारी कामकाज से ज्यादा आपसी खींचतान के लिए कांग्रेस चर्चा में बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में जहां भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच में खींचतान चल रही है, तो वहीं राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक दूसरे के खिलाफ हैं। पंजाब की अगर बात करें तो नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं वहां के प्रभारी हरीश रावत ने ऑल इज नॉट वेल कहकर पूरी कहानी बयां कर दी। हालांकि ये देखना होगा कि कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी या फिर कांग्रेस इसका क्या विकल्प या फिर क्या नतीजा या उपाय की तरफ जाती है। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर शर्मा के साथ रवि सिसोदिया, न्यूज नेशन, दिल्ली। अब बात मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश बिजली के मामले में सरप्लस स्टेट है, यानी मांग के मुकाबले आपूर्ति ज्यादा रहती है, लेकिन इन दिनों सुबह में लोगों को 2 से 10 घंटे तक का पावर कट झेलना पड़ रहा है। संकट है, इसमें कोई दो मत नहीं। पानी नहीं गिरा तो नहीं बनी पानी की बिजली। मध्य प्रदेश में भोपाल से ग्वालियर तक बिजली की आंख मिचौली से जनता परेशान है। बिजली संकट से हाहाकार मच गया है। ग्रामीण इलाके हों या शहर, 2 से 10 घंटे तक बिजली कटौती हो रही है। खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कबूल कर रहे हैं कि प्रदेश में बिजली संकट है और जल्द ही इसे हल कर लिया जाएगा। पानी वाली बिजली मिल नहीं रही है। कोयला की खदानों में पानी भर गया, पर्याप्त आपूर्ति हुई नहीं, और इसलिए कभी कभार ऐसा मौका आता है जब ऐसी परिस्थितियां बनती हैं। अब कोयले का भी इंतजाम हो रहा है और पानी की बिजली नहीं मिल रही तो वैकल्पिक बिजली का इंतजाम कर रहे हैं। सूबे में बिजली का बढ़ता संकट सियासी रंग भी पकड़ने लगा है। विपक्षी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर तीखे तेवर अपनाने लगी है। दतिया में अघोषित बिजली कटौती को लेकर कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह ने बड़ी संख्या में किसानों को साथ लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान इंदरगढ़ तहसील का घेराव भी किया गया। बिजली का संकट समूचे प्रदेश में, केवल निवाणांचल में नहीं। मैं तो पिछले 15 दिन से इस क्षेत्र में ही हूँ। 6-6 घंटे बिजली मिल रही है, 4 घंटे बिजली मिल रही है। सिंचाई के लिए बिजली, घर की बिजली में भी कटौती हो रही है। एमपी में बिजली संकट की वजह जानी। पिछले एक हफ्ते में एमपी पावर जनरेटिंग कंपनी करीब 3500 मेगावाट उत्पादन कर रही है। इसके अलावा सेंट्रल कोटे से 5500 से 6000 मेगावाट बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश में बिजली की डिमांड 10,333 मेगावाट तक पहुंच गई है। 1500 मेगावाट के अंतर को दूर करने के लिए बिजली कटौती की जा रही है। सूबे के बिजली घरों में उत्पादन कम होने की वजह कोयले की सप्लाई में रुकावट को बताया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस वक्त बिजली संकट है और ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मान चुके हैं। अगर आप बिजली वितरण कंपनियों की बात करेंगे तो सरकार
से तकरीबन 8,000 करोड़ रुपए बकाया है। मुख्यमंत्री से इस बारे में जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ज़रूर हम इसे देंगे। वहीं अगर आप कोयले की बात करें, बिजली के प्लांट्स की, तो यहाँ पर कोयले की भी काफ़ी कमी आ गई है। अगर आप अमरकंटक प्लांट की बात करते हैं तो 14 दिन का कोयला यहाँ पर बचा है। संजय गांधी में 9 दिन का, सतपुड़ा की अगर बात की जाए तो 9 दिन का, और सिंगा जी की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर 4 दिनों का कोयला ही बाकी है। दरअसल मध्य प्रदेश दो बड़ी वजहों से बिजली संकट से दो चार हो रहा है। एक तरफ कोयले की सप्लाई कम है, वहीं दूसरी तरफ सूबे में मध्य प्रदेश में इस साल कम बारिश की वजह से नर्मदा समेत तो दूसरी नदियों में पानी कम है, इसीलिए बांध नहीं भरने से बिजली उत्पादन में कमी हो गई है। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात देश की राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में सरकारी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन अभी प्राइवेट स्कूल नहीं खोले गए हैं। इस बात को लेकर जो पेरेंट्स हैं उनके मन में संशय बरकरार है। सवाल है कि प्राइवेट स्कूल खुलेंगे भी या नहीं। सवाल यह कि प्राइवेट स्कूलों ने वेट एंड वॉच की स्थिति आखिर अपनाई क्यों है। कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूल खोलने का फैसला किया। 1 सितंबर से स्कूल खुल भी गए, लेकिन अभी तक प्राइवेट स्कूल नहीं खुले। न ही ये बताया जा रहा है कि आखिर कब स्कूल खोले जाएंगे। पूछो तो अलग अलग समस्या बताकर मामले को टाला जा रहा है। कई स्कूलों में जो SOP सरकार ने दी है वो उनका पालन नहीं कर पा रहे भी। सारे टीचर्स वैक्सीनेशन नहीं लग पाई, और कई स्कूलों में पेरेंट्स अभी NOC नहीं मिला, क्योंकि जब तक पेरेंट्स का NOC नहीं मिलेगा ट्रांसपोर्ट उसके घर पे जाए भी कैसे। लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन एजुकेशन के जरिए बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस तरीके के मुकाबले स्कूल जाकर पढ़ाई करना ज्यादा बेहतर है। बच्चे के विकास के लिए ये जरूरी भी है, लेकिन प्राइवेट स्कूल आखिर क्यों मनमानी कर रहे हैं, ये समझ से परे है। हालांकि दिल्ली में पब्लिक स्कूलों की सबसे बड़ी एसोसिएशन का कहना है कि प्राइवेट स्कूलों से बात करके 1 से 2 हफ्तों में कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया जाए। सारे स्कूल खुलेंगे और कोई स्कूल ये कहता है कि मैं इस हफ्ते स्कूल नहीं खोलूंगा, तो संस्था उससे बात करेगी। वो स्कूल भी हर हालत में सोमवार से पहले इस वीक में खुल जाएगा। ये मैं पेरेंट्स को भी आश्वासन देना चाहता हूँ, सरकार को भी आश्वासन देना चाहता हूँ। वो अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं। इस बीच कहा यह भी जा रहा है कि जब तक स्कूल का सारा स्टाफ वैक्सीन नहीं लगवा लेगा, तब तक बच्चों की सुरक्षा के चलते स्कूल नहीं खोले जाएंगे। इस पर केंद्र सरकार पहले ही कह चुकी है कि 85% शिक्षकों को वैक्सीन लग चुकी है। 100% का लक्ष्य जल्द हासिल होगा, जबकि दिल्ली सरकार ने स्कूल खोलने के पीछे ऐसी कोई शर्त रखी ही नहीं। देखिए, जो टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके लिए स्पेशली 2 करोड़ वैक्सीन दिया गया है राज्यों को, और हम लोग यहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं कि राज्य कितने तेज़ी के साथ ये वैक्सीनेशन कर रहे हैं। बहुत सारे राज्य ने 80% से ज़्यादा टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को वैक्सीनेट कर दिया है, तो इसको हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं और इंश्योर कर रहे हैं कि ये जल्द से जल्द ये काम किया जाए। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल सही बात नहीं बता रहे हैं। वो कभी वैक्सीन तो कभी तैयारी ना होने का बहाना बना रहे हैं। दरअसल प्राइवेट स्कूल न खोलने के पीछे पेच कहां फंसा है वो भी समझिए। प्राइवेट स्कूल पूरी तरह आश्वस्त होना चाहते हैं कि स्कूल खुलने पर दोबारा उसी तरह फीस ली जाए जैसे पहले थी। साथ ही डेवलपमेंट चार्ज और ट्रांसपोर्ट चार्ज भी पहले की तरह ही लिया जाए। लेकिन मामला वहां फंसता है जहां पेरेंट्स अपने बच्चे को भेजने के लिए कंसेंट देते हैं। सवाल यह है कि उस कंसेंट में ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट चार्ज शामिल होता है या नहीं। इसीलिए प्राइवेट स्कूल पहले पेरेंट्स से कंसेंट लेटर का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई फैसला ले पाएंगे। मोहित बख्शी, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। लाख टकी की बात में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले बात देश की बहस की, जिसके लिए आज जो मुद्दा आपने तय किया है वो मुद्दा है कोरोना के आंकड़े क्या चिंता का नया कारण बन रहे हैं। 75% लोगों ने इस मुद्दे को चुना है। इसी मुद्दे पर देश की बहस रात 8:30 बजे दीपक चौरसिया के साथ। अब बात गुजरात की। गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, इसी के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। गुजरात के केवड़िया में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात प्रभारी भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा और बीजेपी के मिशन 150 को पूरा करने का संकल्प लिया। गुजरात में बीजेपी अपराजय बनी रहे, इसके लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मंथन किया। इस मीटिंग को नाम दिया गया पेपरलेस कारोबारी बैठक, जिसमें गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर रणनीति तय की गई। इस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गुजरात के प्रभारी भूपेंद्र यादव मौजूद थे।
गुजरात 2022 के चुनावों में मिशन 150 के साथ आज गुजरात भारतीय जनता पार्टी की कारोबारी जो बैठक है वो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास बैठ चुकी है। मैं आपको बता दूं कि इस मीटिंग में 700 लोग शामिल है, जिसमें जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो है भूपेंद्र यादव वो मौजूद है, देश के जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह वो मौजूद है, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और साथ में कई सारे केंद्रीय मंत्री जो है वो इस प्रदेश की कारोबारी बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे हुए हैं। इस मीटिंग में सभी लोगों को टैबलेट दिया गया, जिसमें मीटिंग का एजेंडा पहले से मौजूद था। इतना ही नहीं, गुजरात बीजेपी की तरफ से ये भी बताया गया कि अब बीजेपी हाईटेक तरीके से सभी कार्यकर्ताओं से हर वक्त संपर्क में रहेगी। हर कार्यकर्ता अपनी समस्या और सुझाव टैबलेट के जरिए ही पार्टी के पोर्टल पर रख सकता है। पहली डिजिटल कारोबारी है, यानी कि पेपरलेस कारोबारी है ये, और यहाँ पर सभी को टैबलेट दिया गया है और टैबलेट के ज़रिए ही सारी कारोबारी होगी और यहाँ पर जो है सारा जो काम है वो टैबलेट के ज़रिए किया जाएगा, यानी कि यहाँ पर सारी व्यवस्था जो टैबलेट के ज़रिए होगी डिजिटल इंडिया के माध्यम से। गुजरात में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस बैठक को अहम इसलिए भी माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद ये गुजरात बीजेपी की सबसे बड़ी मीटिंग थी, जिसमें राजनाथ सिंह और भूपेंद्र यादव जैसे रणनीतिकार मौजूद थे। दूसरी तरफ गुजरात बीजेपी के वो तमाम चेहरे भी थे जो गुजरात में बीजेपी के मिशन 150 को पूरा करने का दमखम रखते हैं। पूरब पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत में एयर पोल्यूशन जिंदगी छीन रहा है। हर साल एयर पोल्यूशन से हजारों लाखों मौत हो जा रही हैं और जो रिपोर्ट सामने आई है उससे 1/3 आबादी पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस बात की ओर एक बार फिर इशारा किया गया है। हवा में बेतहाशा जहर खुल रहा है। वो जहर इंसानी सांसों को अपने शिकंजे में ले रहा है। हालात ऐसे हो चले हैं कि अगर वायु प्रदूषण रोकने के लिए जरूरी उपाय नहीं किए गए तो मौत का आंकड़ा बेहद तेजी से बढ़ सकता है। खास तौर से दुनिया भर में भारत की हालत सबसे खराब है। दुनिया का सबसे प्रदूषित देश भारत है। AQLI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 40% लोगों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खास तौर से उत्तर भारत के रहने वाले 48 करोड़ लोगों की उम्र 9 साल तक कम हो सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत में वायु प्रदूषण सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरा है और अब ये बात सामने आई है कि प्रदूषण नई नई बीमारियां पैदा करने के साथ ही हमारी उम्र भी घटा रहा है। भारत में जहरीली हवा ने 2017 के मुकाबले 2019 में कई अधिक लोगों की जान ली। साल 2019 में 16,17,000 लोगों की मौत प्रदूषण की वजह से हुई। देश में हुई कुल मौतों का यह 18% है, जबकि 2017 में यह आंकड़ा 12,40,000 था। ग्लोबल एयर रिपोर्ट 2020 के मुताबिक खराब एयर क्वालिटी से कई तरह की गंभीर बीमारी भी हो सकती है, जिनसे होने वाली मौत में फेफड़े के कैंसर से 19% लोगों की मौत होती है। इसी तरह हृदय रोग से 16%, फेफड़ों के रोग से 41%, डायबिटीज से 20% लोग मारे जाते हैं। भारत में स्थिति बेहद गंभीर है। अगर दुनिया की बात की जाए तो दुनिया भर में हर साल तकरीबन 90 लाख लोग वायु प्रदूषण की वजह से मारे जाते हैं। सारी दुनिया में वायु प्रदूषण ऐसा चौथा कारण बना है जिसके कारण लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पूरी दुनिया में 2019 में करीब 67 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। टीम न्यूज नेशन। तो सोचिए जरा, एयर क्वालिटी बेहतर नहीं है जिसके चलते 9 साल हर शख्स की औसतन उम्र कम हो रही है। यहां रुक रहे हैं कुछ देर के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे खबर कट टू कट स्पेशल मिनाज त्यागी के साथ।